नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे ओपीडी पे। आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस से जो प्रश्न बनेंगे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनेंगे और प्रश्न बनेंगे लगभग 3 से लेकर 4 प्रश्न। इसके अलावा टेंस से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे अपने ट्रांसलेशन से, जिसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और इंग्लिश वाक्यों को हिंदी में करना, किसी भी प्रकार से वो पूछ सकते हैं। पहला टेंस जो अपन ने पढ़ा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही कहते हैं। बिल्कुल इजी वे में बताया था, फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर और इजी में बताओ, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे और ज्यादा हिंदी में जो है बताने की कोशिश करूं। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पटवारी में ये का इंग्लिश करवाओ या फर्स्ट ग्रेड में का फर्स्ट पेपर है उसकी करवाओ, तो ये कंबाइन ही क्लासे चलेगी। जो चैप्टर जिस विज्ञप्ति से जुड़ा हुआ, जिस वैकेंसी से वो जुड़ा हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए इंपोर्टेंट टेंस है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें भी आएगी तो यही आएगी। मैं इसमें इजी से लेकर पूरे जो डेप्थ है वहां तक पूरा कवर करूंगा। ठीक है, तो अपनी दूसरी क्लास रहेगी आज टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कल पढ़ा था अपन ने प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देखिए, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिख रखा है, यहां पर लिख रखा है। अब ये क्या है, तो ये जो इज एम और आर आपको दिखाई दे रहा है, ये है साथियों अपनी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये है साथियों अपनी HV लिख दूंगा शॉर्ट में, हेल्पिंग वर्ब है। अब इज का जो प्रयोग होगा साथियों वो होगा अपना सिंगुलर के साथ में। किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, ये जो एम है, इस एम का जो प्रयोग होगा साथियों वो होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन में आई के साथ में। वी के साथ में आर आता है, वहां एम नहीं आएगा। तो फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, जैसे हिंदी में भी होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 होते हैं, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हिंदी में भी वैसे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं साथियों आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और बाकी जितने भी है वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो एम का जो यूज है वो हमेशा आई के साथ में ही होता है। फिर देख लीजिए यहाँ पर आर, तो ये सिंगुलर के साथ में हो गया, ये आई के साथ में हो गया, तो ये अपने को पता चल गया कि ये बहुवचन वाले वाक्यों में आएगा। प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। जो प्लूरल जो सब्जेक्ट्स है उनके साथ में इसका यूज होगा, इसका यूज होगा सिंगुलर में। मैंने आपको बता दिया वर्ब को किस प्रकार से आपको पहचाना। हेल्पिंग वर्ब की खासियत होती है कि जिसके भी पीछे एस लिख रखा है, एस से पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ में यूज होता है। अब देखिए, कंटिन्यूस टेंस है, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जितने भी टेंस है कंटिन्यूस है, उन सबके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यहां से आईएनजी का मतलब ये वर्ब गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके पीछे जैसे ही आईएनजी लग गया ये हो गया गोइंग। तो ये आईएनजी वाली जो वर्ब होती है ये हमेशा कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है। चाहे ये प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आईएनजी वाली वर्ब आएगी, फ्यूचर पढ़ेंगे उसमें भी आईएनजी वाली वर्ब, जिसके पीछे टेंस में कंटिन्यूस लग रहा है वहां पे आईएनजी वाली वर्ब पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंट जो यहाँ पर होता है, डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज, एम एंड आर दे रखी है। जैसे ही पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे वहां पर हो जाएगा साथियों वॉज एंड वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज एंड वर। और वॉज के पीछे भी ऐसे, मतलब वो सिंगुलर के साथ में यूज आएगा और वर यूज आएगा वापस प्लूरल के साथ में यूज आएगा। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है। 2 दिन से थोड़ी आंख पे थोड़ी समस्या है। ठीक है, देखिए पहला जो अपन यूज इसका पढ़ते हैं, तो ये समझ में आ गया। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे मेन वर्ब भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे अपन मेन वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब। तो मुख्य क्रिया जो आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी। सेंटेंस जो होता है वो तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा जब तक उसमें सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो। बिना सब्जेक्ट के और वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो वाक्य को बनाने के लिए अपने पास सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब यानी कि क्रिया का होना जरूरी है। बिना कर्ता और क्रिया के जो है सेंटेंस नहीं बनते हैं। ठीक है,
यहां तक समझ में आ गई। अब ये अपना प्रश्न बनेगा इनमें से, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है देखिए, टू शो कंटिन्यूइंग ऑफ एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मेरे बोलते समय या किसी की बोलते समय अगर कोई कार्य जारी है तो वहां पर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कार्य कंटिन्यू है, मतलब जारी है। कंटिन्यू का मतलब लगातार, कोई कार्य लगातार चल रहा है, जारी है। अब कार्य जारी तो है, वो तो दे रखा है कि राम खेल रहा है, सीता गीत गा रही है, लेकिन अपने को ये पता नहीं होता कि वो कब से गा रही है, राम कब से खेल रहा है। मतलब इसमें टाइम का पता नहीं है कि वो 2 घंटे से खेल रहा है या आधे घंटे से वो खेल रहा है। तो जैसे ही इसमें अपन टाइम डाल देंगे, टेंस चेंज हो जाएगा। राम 4 बजे से खेल रहा है, राम सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रही है। तो टाइम आते ही साथ टेंस भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है इसलिए जैसे था हो जाएगा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से चुका होगा तो वो वापस फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, वो अपन उसमें देखेंगे। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, कार्य जारी होता है लगातार, लेकिन इसमें टाइम नहीं दे रखा होता कि कब से ये कार्य हो रहा है, लेकिन मेरे बोलने समय वो कार्य चल रहा होगा। देखिए, टू शो कंटिन्यूइंग ऑफ एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। किसी भी बोलने की, जैसे मैं हूं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मेरे बोलते समय वो कार्य जारी है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आएगा। बोलते समय कार्य जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप वहां पर पढ़ रहे हो, दोनों इस समय जो है कार्य क्या कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य चल रहा है, जारी है, इसीलिए यहां पर कंटिन्यूस का यूज किया जाएगा। तो बोलते समय कार्य जारी है, लेकिन कार्य के शुरू होने का समय इसमें नहीं दिया होता है। कार्य के शुरू होने का समय इसमें नहीं दे रखा होता। कैसे, देखिए एक एग्जांपल बता तो समझ में आ जाएगा। राम खेल रहा है, अपने को यह पता है कि राम खेल रहा है, लेकिन किसी ने अपने को यह नहीं बताया कि वो कब से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, ये अपने को पता नहीं है। अपने को जो पता है वो क्या है, इसने अपने को बोलकर बता दिया कि बोलते समय कार्य जारी है। उसने बोला कि राम खेल रहा है, अपन ने सुन लिया कि हाँ भाई वो खेल रहा है, लेकिन ना तो उसने टाइम बताया, इसलिए अपने को टाइम का कोई अंदाजा यहाँ पर नहीं है। अपने को सिर्फ ये बताया कि वो खेल रहा है, क्योंकि वही अपने सुना, लेकिन उसके शुरू होने का कार्य अपने को पता नहीं है, तो टाइम इसमें नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कार्य जारी होगा, चल रहा होगा। कौन कौन से वर्ड्स होंगे जिनसे अपने को पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो ये कुछ वर्ड्स है जो अपने को याद रखना है। नाउ, इसका हिंदी में मतलब होता है अब, एट प्रेजेंट इस समय, एट दिस टाइम इसी समय, ठीक है, एट दिस मोमेंट इस क्षण, टुडे यानी आज, नाउअडेज इन दिनों, ही इज वॉचिंग रामायण नाउअडेज, वो इन दिनों रामायण देख रहा है। तो इन दिनों होते हैं ना, उसके लिए ही नाउअडेज का यूज किया जाता है। दीज डेज इन दिनों, करंटली अभी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है साथियों एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आप कहोगे कि ये एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं साथियों क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब आपने हिंदी में भी अगर क्रिया विशेषण पढ़ रखा होगा तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब यानी कि क्रिया, किसी एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण या खुद एडवर्ब तो वे शब्द जो किसी वर्ब यानी क्रिया की, किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की, या किसी खुद एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं साथियों एडवर्ब। और एडवर्ब में यहां पर जो अपने को याद रखना वो रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि वे क्रिया विशेषण जो समय से संबंधित हैं उन्हें बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए यहां पर ये सारे जितने भी वर्ड्स लिख रखे हैं, ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं, टाइम को बताते हैं। नाउ, वह अब खेल रहा है, तो अब मतलब इस समय, टाइम को बता, एट प्रेजेंट इस समय, एट दिस टाइम इस समय, ठीक है, एट दिस मोमेंट इस क्षण, टुडे आज, नाउअडेज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, ठीक है, करंटली इसी समय। तो ये सब किसको बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं, इसीलिए इनको बोल दिया एडवर्ब ऑफ टाइम।
जैसे कोई स्थान को बता रहा है, किसी जगह को बता रहा है, ठीक है, किसी भी स्थान के बारे में बात कर रही है, वो गांव के बारे में हो रही है, सिटी के बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, मतलब स्थान की बात हो रही है। ये अलग अलग होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस प्रकार से ये अलग है। ये आपकी आगे टाइम मिलेगा, चैप्टर दे रखा होगा तो वहां पर अपन ये एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, जो एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दे रखा है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, वहां पे अपन इसके साथ में बेसिक में ये बातें पढ़ लेंगे। वैसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, जो चैप्टर अपने नहीं दे रखा है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सारे पढ़ने पड़ते हैं आप लोगों को, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्रिया विशेषण क्या होता है। उसमें भी जो समय को बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं, जिसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, वो ये शब्द है। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे ये शब्द आएंगे। जैसे देखिए नाउ है, ये नाउ, अब इसको देखते ही पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? इज, एम, आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। अब हम यहाँ पे ही दे रखा है, ही यानी वह, एक व्यक्ति की बात हो रही है, ही, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर के लिए इज आता है, तो ही के साथ में आ जाएगा यहाँ पर इज। नाउ दे रखा है, कंटिन्यूस आएगा। कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। यहाँ पे वर्ब दे रखी है सिंग, तो सिंग वैसा का वैसा लिख दीजिए, इसके पीछे लगा दीजिए आईएनजी, सिंगिंग। क्या हो जाएगा? ही इज सिंगिंग नाउ, वह इस समय जो है वो गाना गा रहा है। अब गाना तो गा रहा है, लेकिन टाइम का पता नहीं है, ठीक है। तो ही इज सिंगिंग, अब कैसे पता चला कि इज सिंगिंग आएगा? इस नाउ से पता चला। तो ये वर्ड अपने को याद रखने पढ़ेंगे, ये याद नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा। आई ब्लैंक टू जयपुर टुडे, अब यहाँ पर टुडे आ गया, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब आई दे रखा, आई के साथ में हमेशा आता है एम, तो आई एम गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग। आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, मैं आज जयपुर जा रहा हूं, मैं आज जयपुर जा रहा हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो शब्द है वो आपको याद करने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। देखिए इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे एट दे रखा है, एट से मतलब है एट प्रेजेंट में आगे एट दे रखा है, एट दिस टाइम में आगे एट दे रखा है, एट दिस मोमेंट में आगे एट दे रखा है। तो इससे यह पता चल जाएगा कि ऐसे शब्द जिसके आगे एट है, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगे। मोटे रूप से ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए पीछे डे, तो पीछे डे देखिए, टुडे में भी पीछे डे लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ डेज में भी यहाँ पे पीछे डेज लिख रखा है, दीज डेज में भी पीछे डेज लिख रखा है। और दो वर्ड से जो आपको याद रखने हैं, तो दो तो अपन याद रख सकते हैं, एक है नाउ और एक है करंटली। वैसे एल वाई वाला उसमें भी आता है, किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन ने पढ़ा था, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, पढ़े थे अपन ने, ऑलवेज, वो वाले सब। तो ध्यान ये रखना कि करंटली जो है ये कंटिन्यूस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, करंटली, ठीक है। और ये समय को बता रहा है, वो जितने भी वर्ड थे एल वाई वाले उसमें समय से संबंधित कोई भी नहीं था, ये अलग है। करंटली मतलब इस समय, इस क्षण की बात हो रही है। चले आगे, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सेकंड जो पॉइंट है वो अपना देखिए, टू शो नियर फ्यूचर प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर का मतलब जस्ट अपने आगे कुछ, जैसे कल है, टुमारो, आने वाला कल, तो ये नियर फ्यूचर है। मतलब ज्यादा दूर की अपन बात नहीं कर रहे, अपने वर्षों 4 साल पहले ये होगा, 10 साल पहले ये होगा, ये अपन बात नहीं कर रहे, अपन नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 5 तारीख अपन 6 या 7 तारीख या 15 दिन, महीने भर की बात कर रहे हैं। तो जस्ट फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर है, उसके नियर फ्यूचर की जो बात की जाती है उसे बोलते हैं नियर फ्यूचर। तो टू शो नियर फ्यूचर प्रोग्राम। अब देखिए फ्यूचर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे फ्यूचर टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर काम तो फ्यूचर में होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेंस रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं होगा, ऑप्शन में वो फ्यूचर वाली वर्ब भी देगा, और वहीं अपन फिल करते हैं, वहीं अपना
क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जब प्रश्न थोड़ा सा लॉजिक वाला होता है ना, तो वो ही एग्जाम में महत्वपूर्ण रहता है, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए नियर फ्यूचर को किस प्रकार बताएगा, मोस्टली मूवमेंट को शो करने वाली वर्ब दी होगी, उसमें क्या दी होगी, मूवमेंट। मोस्टली मूवमेंट यानी कि गति को दर्शाने वाली वर्ब यानी क्रिया के साथ में ये वर्ड यूज होगा, वर्ब एक्सप्रेसिंग मूवमेंट। और मूवमेंट को बताने वाली, मूवमेंट का मतलब होता है गति या गतिशीलता को बताने वाली क्रिया उसमें दे रखी होगी। अब मूवमेंट गतिशीलता को बताने वाली वर्ब कौन सी है, जैसे गो। अब गो का मतलब होता है जाना। अब मुझे चलना है तो मुझे मूवमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कहीं जाने के लिए मुझे पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आने के लिए भी यही होती है, कोई आएगा अपने पास तो उसे चलकर गति करनी ही पड़ेगी। तो जो गति, जो मूवमेंट को शो करने वाली जो वर्ब्स होती है, गो, कम, डू, इट, खाने के लिए अपने को हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कि ऐसा थोड़ी है कि प्लेट पड़ी अपने आप अपने मुंह में आ जाएगी, तो नहीं है। तो ये जो मूवमेंट्स को शो करने वाली जो वर्ब्स होती हैं, इनका कार्य हमेशा फ्यूचर में होगा, लेकिन वहां पे टेंस फ्यूचर ना आकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। देखिए ही ब्लैंक टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो टुमारो आएगा तो अपने दिमाग में क्या आएगा कि ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, और ऑप्शन में दे देगा वो यहाँ पर, जैसे विल दे दिया, विल गो दे दिया, तो अपन सीधा क्या भर देंगे, विल गो, कि वह कल जो है जयपुर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होगा, वह कल जयपुर जा रहा है, वह कल जयपुर जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो कैसे पता चला अपने को, क्योंकि वहां पे वर्ब दे रखी होगी गो, और गो किसको बता रही है, ये मूवमेंट को बता रही है। किसको बता रही है, मूवमेंट को बता रही है। ये गतिशीलता को शो कर रही है साथियों, किसको बता रही है, गतिशीलता को शो कर रही है, गतिशीलता को शो कर रही है। तो गतिशीलता को बता रही है, इसीलिए अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं आएगा और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। थोड़ा सा अलग है, लेकिन अपने को याद ये रखना पड़ेगा। मूवमेंट को बताने वाली जो वर्ब है, ये मोस्टली यही तीन पूछी जाती है, कम, गो, डू, ये, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, हो जाएगी। मूवमेंट से पता चल जाएगा कि जिसमें कोई ना कोई शारीरिक श्रम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, ये तो अपने को पता ही है। अब गो दे रखा तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल जो है दिल्ली जा रहा है। देखिए व्हाट ब्लैंक यू ब्लैंक इन द इवनिंग, तुम शाम को क्या कर रहे हो। अब शाम तो आनी है, या तो उसने मॉर्निंग में पूछा है या उसने दोपहर में पूछा है कि आप शाम को क्या कर रहे हो, तो शाम आनी है। बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन बात हो रही है नियर फ्यूचर की। और यहाँ पे दे रखी है डू, और डू आते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये मूवमेंट वाली वर्ब है, और मूवमेंट के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा, यहाँ पर फ्यूचर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट। अब यू है, अब आप बोलोगे सब्जेक्ट तो नहीं है, व्हाट दे रखा है WH वर्ड में, ये तो इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो ये जो सब्जेक्ट होगा इंट्रोगेटिव में, वो हेल्पिंग वर्ब से बाद में होगा, तो यू है ये सब्जेक्ट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और यू के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, आर का। न तो इज आएगा, नहीं एम आएगा। तो व्हाट आर क्या हो जाएगा, आर। व्हाट आर यू, डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। डू का मतलब होता है करना, गो का मतलब होता है जाना। आज आप शाम को क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। आ गई समझ में। यू के साथ में हमेशा आर आएगा, ठीक है। हमेशा नहीं रहते, पास्ट टेंस में होता है तो वर्ब भी आता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसके साथ में अपन देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो देखिए, टू शो एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई कार्य जो है वो चल तो रहा है, वर्तमान में वो कार्य जारी है, मतलब लगातार वो कार्य चल रहा है, लेकिन वो कार्य ऐसा होता है कि लगातार नहीं चलता है। चल तो रहा है और चल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया, लेकिन वो कार्य ऐसा कि उसमें गति जो है वो लगातार नहीं होती। थोड़ा काम आज होगा, थोड़ा कल होगा, थोड़ा परसों होगा, लेकिन कार्य जो है वो लगातार जारी है। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, वो स्वेटर को बुन रही है अपने बच्चे के लिए, तो स्वेटर बुन रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि अभी बैठ गई वो महिला जो है वो स्वेटर गूंथ रही है। अब रही है आ गया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो स्वेटर को उसी समय एक ही जब बैठी चेयर के ऊपर या कहीं पे बैठ के पूरा वो कंप्लीट करके उठेगी। बीच में भी तो उठ सकती है वो, भाई कुछ काम आ गया, फ्री टाइम महिला को 2 घंटे मिलता है तो 2 घंटे काम कर लिया उसको गूंथने का, फिर रख दिया, फिर वापस कल टाइम मिले, हो सकता नहीं मिले 4 दिन भी टाइम, तो जब भी 10 दिन बाद टाइम मिलेगा वापस उसे
तो उसे टाइम उसको पूरा करने में 10 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो कार्य क्या है, शुरू हुआ 6 महीने पहले और अभी हो रहा है पूरा, लेकिन कार्य चल तो रहा है, तो वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि अपन मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी कि अभी हाथ में लिया पूरी पढ़ ली, थोड़ी आज पढ़ी कल पढ़ूंगा, महीने में पूरी करे, 10 दिन में करे, 5 दिन में करे। ठीक है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, कोई किताब लिख रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में पूरी किताब लिख देगा, लिखने वाले लिखते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, आज लिखा फिर कल लिखा, जैसे जैसे अपने को फ्री टाइम मिलता है वैसे वैसे अपन लिखने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या होगा, वह इन दिनों किताब लिख रहा है, तो वह किताब लिख रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन कार्य लगातार जारी है, लेकिन वो एक दिन में पूरा नहीं हो रहा। वो बोलने के समय जो है कार्य जारी है, लेकिन कब पूरा होगा ये अपने को कोई आइडिया नहीं रहता है। जब कोई कार्य जारी है लेकिन रुक रुक कर हो, पर जरूरी नहीं है कि वह बोलते समय जारी हो। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि वह स्वेटर बुन रही है, मैं नहीं बोलता कि मेरा जो दोस्त है वो बुक लिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि इस समय जो मैं बोल रहा हूं आपको वो उस समय किताब लिख ही रहा होगा। वो किताब लिख रहा है इसका मतलब है कि वो गांधी जी के ऊपर बुक लिख रहा है। हो सकता है अब वो कहीं मार्केट में घूमने गया हो, लेकिन लिख तो रहा है, उसने स्टार्ट तो की है, 10-20 पेज तो उसने लिखे हैं, जब भी उसको टाइम मिलेगा वो लिखेगा। ऐसे तो होता है कि मैं अभी रीट की तैयारी कर रहा हूं, तो कोई जरूरी थोड़ी कि अब मैं पढ़ रहा हूं, 24 घंटे थोड़ी पढ़ता है इंसान, लेकिन वो तैयारी ऐसे ही कि वो इन दिनों रीट की तैयारी कर रहा है। कब तक करेगा, जब तक एग्जाम नहीं होता। तो मेरे बोलते समय जरूरी नहीं कि वो किताब पढ़ रहा हो सकता है वो खाना खा रहा हो, लेकिन उसका काम है वो रीट की तैयारी कर रहा है, वो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है। तो अपने बोलने समय जरूरी नहीं है कि वो कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से इसको समझना है। देखिए एग्जांपल, ही ब्लैंक अ नॉवेल ऑन गांधी, वह जो है गांधी जी के ऊपर नॉवेल लिख रहा है। नॉवेल को बोलते हैं साथियों उपन्यास, क्या बोलते हैं, उपन्यास। देखिए तो ही है, तो ही के साथ इज आएगा, आर का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, एम का आई के साथ होता है, तो ही इज राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। ही इज राइटिंग ए नॉवेल ऑन गांधी, वह गांधी जी के ऊपर एक नॉवेल लिख रहा है। रीना ब्लैंक अ स्वेटर फॉर हर बेबी, रीना जो है वो अपनी बेबी के लिए एक स्वेटर जो है वो नाइट, नाइट का मतलब होता है बुनना, इसका मतलब क्या था, KNIT, निट का मतलब होता है बुनना, स्वेटर को गूंथना, बुनना। तो रीना सिंगुलर है तो इज, इसमें देखिए अब ये राइटिंग की ING लिखा मैंने, तो जब राइटिंग के पीछे पर ING लिखते तो ये ऐसे आएगा। अब इसमें से क्या हट गया, ये ई जो है ये हट गया, मैंने ई यहां से हटा दिया है। अगर ई लिख के ING लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब किस प्रकार से ई हटता है, कहां पे नहीं हटता है, ये अपन देखेंगे, ये अपना क्लास पूरी होने के जस्ट बाद में। पीछे मैंने दे रखे हैं नियम कि ING किस प्रकार से अपने को शब्दों में जोड़ने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिख रखा है, तो इसके पीछे जब अपन ING लगाएंगे तो ये टी जो है वो डबल हो जाएंगे। अब ये टी डबल क्यों हुए, यहां पर तो नहीं हुआ टी डबल, यहां पर क्यों हुआ, तो ये सब अपन देखेंगे, कहां पर देखेंगे, इसी क्लास में अंत में देखेंगे, कहां पे सब्जेक्ट में ई जो है वो हट जाता है, कहां पे कोई वर्ड है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है अपना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, टू शो अनप्लीजेंट एक्टिविटी विद द वर्ड ऑलवेज। कोई अनप्लीजेंट जो एक्टिविटी होती है, अनप्लीजेंट का मतलब होता, प्लीजेंट मतलब अच्छी, अनप्लीजेंट मतलब जो अपने को पसंद ना हो, जो खराब जिसे बोल सकते हैं अपन। तो जो अनप्लीजेंट जो एक्टिविटीज होती है जो अपने को पसंद नहीं होती हो, इस प्रकार की अगर कोई अनप्लीजेंट गतिविधि हो रही है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, लेकिन वहां पर एक शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा, तो वो शब्द आएगा साथियों ऑलवेज आएगा। क्या आएगा, और ऑलवेज क्या है, एक समय को बताने वाला एडवर्ब है। तो अगर किसी वाक्य में ऑलवेज शब्द दे रखा है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑलवेज का प्रयोग किसमें बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको बताया था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑलवेज किसी खाली जगह में, जैसे यहाँ पे आ गया ये ऑलवेज, तो कैसे पता चलेगा, ये तो आपने इंडेफिनेट में भी बताया, कंटिन्यूअस में भी बता रहे हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें ING वाली वर्ब भरनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ES भरना है। तो इसका भी एक तरीका है इसको पहचानने का। अगर ऑलवेज वहां पर शब्द दे रखा है
तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है और कंटिन्यूस में भी आता है। किस प्रकार से इनको ध्यान से समझना है ताकि अपना क्वेश्चन रॉन्ग न हो। तो देखिए, राम ब्लैंक ऑलवेज ब्लैंक विथ हिज वाइफ। अब यहां पे क्या दे रखा है? क्यूरल। क्यूरल का मतलब होता है झगड़ना, झगड़ना, ठीक है। और यहां पे दे रखा टीज। टीज का मतलब होता है परेशान करना, हो सकता है एक तरह से देखे तो, ठीक है। चिढ़ाना, ठीक है। तो ये किसी के साथ अपन झगड़ा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है? तो झगड़ा करना नॉर्मली बुरी बात होती है। तो बुरी बात है मतलब अनप्लेजेंट एक्टिविटी की बात हो रही है जो अपने को पसंद नहीं है। झगड़ा किसी को भी पसंद नहीं होता है। किसी को आप परेशान कर रहे हो, किसी को आप चिढ़ा रहे हो, टीज कर रहे हो, तो ये भी खराब चीज है। तो कैसी चीज है? अनप्लीजेंट। तो वहां पे ऑलवेज शब्द दे रखा होगा लेकिन उसके साथ में ऐसा वर्ड दे रखा है जो खराब हो, जो समाज उसे, जो लोगों से वो अपेक्षित नहीं होता, जो सबको बुरा लगता है। झगड़ना सबको बुरा लगता है, परेशान किसी को चिढ़ाना भी ये अच्छी बातें नहीं होती है, खराब होती है। तो ये अनप्लीजेंट जो वर्ड्स दे रखे होंगे, इस अगर अनप्लीजेंट वर्ड्स दे रखे, जैसे क्वेरल दे रखा है, टीज दे रखा है, किल दे रखा है, कोई अब्यूज दे रखा है, तो इसका मतलब किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, खराब शब्द दे रखे हैं, तो वहां पे ऑलवेज के साथ हमेशा कंटिन्यूस टेंस आएगा। कौन सा आएगा? कंटिन्यूस। इसका मतलब वहां पे अपने को इज, एम और आर के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। और ये टीजिंग वाले जो शब्द है, क्वेरल है, जिसे अनप्लीजेंट वर्ड नहीं दे रखे, सिर्फ ऑलवेज दे रखा है, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो राम सिंगुलर है तो यहां पे आ जाएगा इज, ही सिंगुलर है तो यहां पर भी आ जाएगा इज। अब यहां पे क्यूरल है, देखिए अब यहां पे भी देखिए एल दे रखा है एक, लेकिन मैंने यहां पर डबल एल कर दिए। ये किस प्रकार से होते हैं ये अपन इसकी क्लास में बाद में देखेंगे। देखिए टीज, अब टीज का क्या हो जाएगा? तो टीजिंग। तो इसमें देखिए ये हट गया। अब ये क्यों हटा है, कैसे हटता है, कहां पे वर्ड डबल होते हैं, ये भी अपन देखेंगे। तो राम इज ऑलवेज क्वेरलिंग विद हिज वाइफ। राम जो है वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है। ही इज ऑलवेज टीजिंग हर, वह हमेशा उसे परेशान करता है, ठीक है। तो ऑलवेज का प्रयोग इंडेफिनिट में भी होता है, कंटिन्यूज में भी होता है, लेकिन कंटिन्यूज में पहचानने के लिए आपको एब्यूज कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे जो कैसे होंगे? अनप्लीजेंट होंगे, जो अच्छे नहीं होते हैं। नोट देखिए, डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। अब डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब कौन कौन से होते हैं तो वो भी अपन देख लेते हैं। वे वर्ब जिसको कार्य करने के लिए अपने को शारीरिक श्रम करना पड़ता है उसे बोलते हैं डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब। जैसे कहीं पे जाना है तो जाने के लिए गो, आने के लिए कम, शारीरिक श्रम है, शरीर से चलना पड़ेगा तब अपन आगे जाएंगे। कहीं जाना है तो, कोई खा रहे हैं तो ईट, तो ईट भी क्या हो गई? एक डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब हो गई, क्योंकि खाने के लिए अपने को हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। तो किस प्रकार से ऐसी जो वर्ब्स होती है जिसमें अपने को शारीरिक श्रम, फिजिकल वर्क करना पड़ता है, उसे अपन बोलते हैं डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब। इस प्रकार की कोई वर्ब है तो वहां पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। एक तरह से देखे जाए तो ये उसी से संबंधित है जो मूवमेंट को शो करती है। ऐसी वर्ब्स जो मूवमेंट्स को बताती है, जो गति को बताते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया है। एक तरह से ये उससे ही मिलता जुलता है। कौन कौन सी वर्ब्स है वो भी अपन देखेंगे। चले आगे देखिए, डायनेमिक वर्ब्स को एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। डायनेमिक वर्ब को ही एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। इसमें शारीरिक काम होता है, शारीरिक श्रम बोल सकते हैं। शारीरिक कौन कौन सी वर्ब है इंपोर्टेंट देखिए, ईट खाना, गो ड्रिंक, रन यानी दौड़ना, राइट यानी लिखना। ये जो वर्ब है, लिखने के लिए अपने को हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम, बिना पेन पकड़े नहीं लिख सकते। ड्रिंक पानी पीना है तो अपने को लेकर गिलास से उसको पानी पीना पड़ेगा, शरीर का मूवमेंट करना पड़ेगा, हाथ का मूवमेंट वहां पर करना पड़ेगा। दौड़ने के लिए अपने को पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तब ये। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट के साथ में जुड़ी हुई इसको बोलते हैं डायनेमिक वर्ब्स। इसे एक्शन वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्शन जारी होता है, चल रहा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, यह वर्ब मूवमेंट गतिशीलता को शो करती है, तो बता दिया ये आपको मैंने। एग्जाम्पल देखिए, राम ब्लैंक टू मूवी। राम सिंगुलर है तो सबसे पहले तो ईज आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। ही भी सिंगुलर है तो यहाँ पर भी ईज आ जाएगा।
कंटिन्यूस की बात हो रही है। अब गो है तो क्या हो जाएगा, सीधा आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग हो जाएगा। यहाँ पे ईट है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। क्या हो, ईट का मतलब होता है खाना। तो राम जो है वो मूवी देखने जा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। देखिए अब गो शब्द है और ईट शब्द है, दोनों ही किसको शो कर रहे हैं, डायनेमिक वर्ब्स है जिसे अपन मूवमेंट को शो करते हैं। कहीं जाने के लिए अपने को पैरों का इस्तेमाल, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। अब खाना खा रहे हैं तो अपने को हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा, मुंह का भी प्रयोग उसमें करना पड़ता है, शारीरिक श्रम इसमें होता है। तो ये जो वर्ब्स होती है उसमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने को पता है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ वर्ब्स जिसे अपन परसेप्शन, इसके परसेप्शन का मतलब होता है साथियों अनुभूति करना, अनुभव करना, अनुभूति करना, अनुभूति बोलो या अनुभव कहो एक ही बात है, ठीक है। कुछ वर्ब जो परसेप्शन यानी अनुभूति को बताती है उन्हें आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ऐसी जो फॉर्म्स होती है जो अनुभूति और परसेप्शन से मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसका अपन चित्र नहीं बना सकते, जिसका अपन एक तरह से इमेज यानी कि जो चित्र होती है, पिक्चर होती है, वो अपन नहीं बना सकते, उसे बोलते हैं साथियों वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। कौन कौन सी होती है, जैसे सी, मैंने उसको देखा, जैसे कुछ चीज होती है ना अपने बहुत अच्छी लगती है सी। अब देखना कैसा होता है, देखने का क्या चित्र होगा, आंख का चित्र होता है, शरीर का हो सकता है, देखना का नहीं होता। फील, किसी को महसूस करना, तो महसूस जो है वो शरीर के अंदर से किया जाता है। कुछ चीज कहीं घूमने गए तो अपन लगता है मेरे को बहुत अच्छा महसूस लग रहा है, या मेरे को यहाँ पे बहुत खराब लग रहा है। वो कोई चीज नहीं होती वहां पे, कोई भूत आ गया इसलिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये चीजें महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है, परसेप्शन की जाती है, ठीक है। तो इनका कोई चित्र नहीं बना सकते। फील करना, नो, किसी को जानना, कभी ये इंसान अच्छा है या बुरा है तो उसके कामों से पता चलता है, लेकिन अपन कोई अच्छे बुरे का अपन चित्र नहीं बना सकते। टेस्ट, लुक, स्मेल, थिंक, लव, हेट, घृणा करना, लव स्नेह करना, प्रेम करना, रिकॉग्नाइज, किसी को पहचानना, ये जो वर्ब्स है, ये वर्ब्स है साथियों परसेप्शन को बताने वाली वर्ब। तो ये जो वर्ब है ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ब हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है इनका यूज नहीं होता, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। इनके पीछे अपन आईएनजी वाली वर्ब का यूज नहीं कर सकते। देखिए ही इज नोइंग यू, वह तुम्हें जान रहा है। क्या जान रहा है, वह तुम्हें जानता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है, ही नोज यू। यहां पे लिख रखा है, ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया, ही नोज यू, ये इंडेफिनिट। तो जो वर्ड परसेप्शन यानी कि अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इनका यूज नहीं होता, क्योंकि इनके पीछे आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब ये नियम्स है, आईएनजी किस वर्ब के पीछे, आईएनजी में किस प्रकार वर्ड डबल होते हैं, कहां पे पीछे से ई हट जाता है, तो ये भी देख लेते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। वोवेल्स, रूल्स, ए ई आई ओ, ये 5 अपने इंग्लिश में क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। बाकी 21 जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। देखिए इसके एग्जांपल दे रखे हैं, रन, इसका क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, इसका क्या हो जाएगा, रनिंग। स्टॉपिंग, तो देखिए जो ये पीछे वर्ड दे रखा है ये कॉन्सोनेंट है, इसके जस्ट पहले क्या दे रखा है, स्वर दे रखा है। क्या दे रखा है, वोवेल दे रखा है। क्या दे रखा है, वोवेल। तो अगर इस प्रकार से सबसे लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट पहले अगर कोई वोवेल दे रखा है, मतलब वोवेल से मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई दे रखा है, तो जो पीछे वाला जो वर्ड है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। रनिंग हो जाएगा, स्टॉपिंग हो जाएगा। अंत में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवेल हो, तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल करे। यहां पे लिखा क्या है, डबल करे। तो अपन ने कर दिया, क्योंकि पीछे तो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट दोनों में, और इससे पहले ये यू और ये ओ दोनों ही क्या है, वोवेल है, यानी कि स्वर है। तो पीछे वाला वर्ड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वो स्वर दे रखा है, वोवेल दे रखा है। तो सबसे लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको अपने को डबल करना है, उसके बाद अपने को आईएनजी जोड़ना है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। 2 वोवेल्स रूल्स, ए ई आई ओ यू, ये तो था एक वोवेल वाला, अभी इसमें है 2 वोवेल्स रूल्स। अब देखिए विप, तो ये पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके आगे दो वोवेल दे रखे, देखिए डबल ई,
तो दोनों ही क्या है, वोवेल। इसमें ए आई दोनों ही क्या है, वोवेल है। तो इसका क्या हो जाएगा, विपिंग। क्या हो जाएगा, विपिंग। और इसका हो जाएगा रेनिंग। क्या हो जाएगा, रेनिंग। अब यहां पे देखिए आप, विप में अपन ने पी को डबल नहीं किया जैसा यहां पर किया था रन में और स्टॉप में। अब रेन के पीछे सीधा क्या लगा दिया, आईएनजी। यहां पे भी अपने एन को डबल नहीं किया है। तो अगर लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है उसकी पहले अगर दो स्वर दे रखे हैं, कितने, दो जो है वोवेल दे रखे, दोनों एक भी हो सकते हैं जैसे डबल ई, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, सीधा वर्ड दोनों को आपस में मिला लीजिए। जैसे विप था और आईएनजी दोनों को जोड़ दीजिए। बीच में न तो किसी शब्द को हटाना है और न ही नया बस इसमें कुछ जोड़ना है। देखिए अंत में कॉन्सोनेंट हो तो इससे पहले दो वोवेल हो तो सीधा आईएनजी जुड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वर्ड अपने को एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, नहीं अपने को यहां से रिमूव करना है यानी कि हटाना है। तो हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। रूल थर्ड देखिए, देखिए ई, यदि एंड में ई हो तो ई को हटा देते हैं। देखिए ये कम है, पीछे ई दे रखा है, यहाँ पे गिव है, पीछे ई दे रखा है, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कमिंग। ये सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया कम ई के साथ में आईएनजी तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग। ये बेसिक बात है लगभग, तो आपको याद होनी चाहिए। अब ये गिविंग है तो क्या हो जाएगा, गिविंग। तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग। देखिए लास्ट में क्या दे रखा है, ई। अगर पीछे वाला वर्ड ई दे रखा है, क्या दे रखा है, ई, उसके बाद में आईएनजी है, तो अपने को क्या करना है कि उस ई को हटाना है और फिर अपने को आईएनजी जोड़ना है। अगर ई के साथ में ही आईएनजी जोड़ दिया तो वो सेंटेंस अपना हो जाएगा वर्ब रॉन्ग हो जाएगा। ई को हटा के फिर अपने को आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। चौथा नियम देखिए, डबल ई, यदि एंड में डबल ई हो तो डबल ई नहीं हटेगा, सीधा आईएनजी जुड़ेगा। इसके जुड़ा हुआ ही है दोनों आपस में। अगर एक ई दे रखा है लास्ट में तो वो हट जाएगा और सीधा आईएनजी जुड़ेगा। लेकिन अगर पीछे डबल ई दे रखे हैं तो अपने को ई नहीं हटाना है, सीधा अपने को आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए सींग है तो क्या हो जाएगा, ये सींग का मतलब होता है देखना, तो ये हो जाएगा गलत। अगर आपने यहाँ पे अगर ये ई हटा दिया एक ई भी तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना ये। अब ये एग्री है, एग्री सहमत होना, तो क्या हो जाएगा, एग्री, ये हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब डबल ई है तो अपने को ई हटाने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में सिंगल ई है तो उसको हटा के अपने को आईएनजी जोड़ना है। रूल नंबर 5 देखिए, एंड में आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई जोड़ते हैं। लास्ट में दे रखा है आई ई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई और ई। टाई मतलब बांधना। ये हो जाएगा, ठीक है। टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, बांधना। एक वर्ड यहाँ पे और दे रखा है, लाए। लाए का मतलब होता है वो झूठ बोलना, तो लाइंग होता है। अब इसको लाइंग में अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा अपना गलत, क्योंकि पीछे क्या दे रखा है, आई ई दे रखा है। क्या दे रखा है, आई ई। और पीछे अगर आई ई दे रखा है तो अपने को क्या करना है, आई ई को हटाकर वाई जोड़ना है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, लाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाइन। तो टाइम और लाइन, अगर पीछे आई ई दे रखा है तो आई ई को हटाकर अपने को वाई जोड़ना है। इसका अंतिम रूल है जो रूल नंबर 6 देखिए, अंत में वाई हो या डबल एल हो तो सीधा आईएनजी जोड़ना है। अंत में वाई हो या डबल एल, इसमें वाई दे रखा है, इसमें डबल एल दे रखा है, तो सीधा आईएनजी जोड़ना है। न तो वाई को हटाना है न ही डबल एल वाले को हटाना है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाइंग। और यहां पे क्या हो जाएगा, टेलिंग। अब ये वाई भी नहीं हटेगा, डबल एल भी इसमें नहीं हटेगा। बाय यानी खरीदना, टेल यानी बोलना, कहना, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। वाई और डबल एल दे रखे हैं सीधे, तो सीधा आईएनजी जोड़ना, ना कोई हटाना ना किसी को जोड़ना, सीधा आईएनजी इसमें जुड़ जाएगी। ये अपनी टेस्ट सीरीज दे रखी है, अगर किसी ने ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, वरना आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। अच्छी बनी हुई है, विद एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। तैयारी करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हैव अ गुड डे।